बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सिजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 1 चैप्टर 3 स्टार्ट करना है जिसका नाम एंजाइम है। इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर चंद एमसीक्यूज़ हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एंजाइम को डिफाइन करेंगे। एंजाइम 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेंगी और ये एंजाइम 100 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनेगा। यानी अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम एंजाइम कहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है या स्पीड अप करता है। उसके बाद एक और तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स विच कैन स्पीड अप या कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगी, इन्हांस करेंगी या इंक्रीज करेंगी। उसके बाद एंजाइम के स्ट्रक्चर को हमने देखना है। ये हमारे पास एंजाइम जो कि स्फेरिकल या ग्लोबुलर हमें नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये खाली स्पेस है। इस स्पेस को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड। एंजाइम की वो खाली जगह जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी या रिएक्शन परफॉर्म होता है, जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, इस खाली स्पेस को हम एक्टिव साइट कहते हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट को हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट जो आके इस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कहलाता है। कोफैक्टर को हमने डिफाइन करना है। एंजाइम की वर्किंग को एफिशिएंट करने के लिए इस एंजाइम के साथ, इस प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं और इसे हम डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये कोफैक्टर एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम करेगा और केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि रिएक्शन परफॉर्म हो सके या कैटालाइसिस हो सके। कोफैक्टर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इनमें से फर्स्ट कोएंजाइम, एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक दफा फिर सुन लें, कोफैक्टर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक कोएंजाइम, उसके बाद एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोएंजाइम की बात करें तो ये हमेशा ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ये डिटैचेबल होगा, यानी एंजाइम के साथ लग भी जाएगा और एंजाइम से ये उतर भी जाएगा। ये लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ और इसके अंदर एग्जाम्पल है FAD या NAD। यहाँ पर FAD से मुराद है फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और NAD से मुराद है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर हम एक्टिवेटर की बात करें तो एक्टिवेटर हमेशा इनऑर्गेनिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इनऑर्गेनिक है, डिटैचेबल है, यानी एंजाइम के साथ लग भी सकता है और इससे उतर भी सकता है और ये अमूमन मेटेलिक होता है। ये नॉन मेटेलिक भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये मेटल आयंस होते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन हम इसके अंदर कंसीडर या इंक्लूड करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर ये दोनों हो सकते हैं और ये कोवलेंटली बाउंड करते हैं एंजाइम के साथ। ये अनडिटैचेबल हैं, यानी एक दफ़ा अगर एंजाइम के साथ बाइंड कर गए हैं तो ये एंजाइम से बिल्कुल नहीं उतरेंगे। और इसमें एग्जांपल हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप होता है ये इस प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। उसके बाद साइटोक्रोम, इसे भी हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंजाइम की हमने कुछ खसूसियात को देखना है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखना है। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम की खसूसियत है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है और खुद इस्तेमाल नहीं होता। यानी ऐसा रिएक्शन जो पहले परफॉर्म हो रहा होगा, एंजाइम इसे स्पीड अप करेगा और खुद इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। रिएक्शन ख़त्म होने के बाद ये इसी रिएक्शन से एज इट इज़ बाहर आ जाएगा।
उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से जो रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसकी खसूसियात के ऊपर एंजाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमने थोड़े से एंजाइम भी इस्तेमाल किए हैं तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये अपनी एक्टिविटी के अंदर बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एक खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट को पकड़ता है या एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को भी पकड़ सकता है जो एक दूसरे के रेलिवेंट होंगे, यानी एक जैसे सबस्ट्रेट के ग्रुप को भी ये कैटालाइज करता है और कैटालाइज करने के बाद ये इससे प्रोडक्ट बनाने की सलाहियत रखता है। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इसकी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं ताकि ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है। ये रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होते हैं ताकि सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। अब सारे के सारे एंजाइम एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, तो हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं ये अपनी कैटालाइसिस एक्वेटिक इन्वायरमेंट या एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे। एंजाइम की दो टाइप्स हैं। इनमें फर्स्ट टाइप है होलो एंजाइम, उसके बाद सेकंड है एपो एंजाइम। होलो एंजाइम हम कंसीडर करते हैं जब एंजाइम को फैक्टर के साथ अटैच होता है, ये होलो एंजाइम कहलाता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जो कैटालाइसिस करवाने की सलाहियत रखता है। उसके बाद अगर एपो एंजाइम की बात करें तो ये सिर्फ खाली एंजाइम होगा, इसके साथ को फैक्टर अटैच नहीं होगा, यानी ओनली प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड हमारे पास एपो एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी हमारे पास वो डेफिनेशन थी, सारे वो पॉइंट्स हैं जो एमडीकैट के एतबार से भी बड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो आपने इसे देखना है और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।